Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा विच इज़ फ्लूइड्स। इससे पहले हमने जितनी फिजिक्स अभी तक पढ़ी है उसके अंदर हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के साथ ही डील किया, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन था, चाहे वो ग्रेविटेशन था, रोटेशन था, या फिर अभी इससे पिछले वाला चैप्टर्स सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर का फर्स्ट टॉपिक जो था सॉलिड्स, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे आपके वो सॉलिड्स थे। लेकिन आज से हम फ्लूइड स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो फ्लूइड का सबसे पहली चीज़, फ्लूइड क्या होता है और हमें उसको स्टडी क्यों करना चाहिए। फ्लूइड मतलब मीन्स समथिंग विच कैन फ्लो। फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, जो फ्लो कर सकता है। क्या क्या फ्लो कर सकता है? लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, तो दोनों को मिला के ही हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें इसको पढ़ना क्यों चाहिए, कि किस लिए इम्पॉर्टेंट है। बेटा आपके आसपास देखो, सबसे पहले हम अपने घर की बात कर लेते हैं। तो घर में हमारे वाटर आता है, तो वाटर कैसे आता है? सप्लाई के थ्रू, टैप्स के थ्रू आता है। अनलेस आप हैंड पंप से लेते हो तो वाटर जो पाइप के थ्रू आता है, तो कई बार उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, कई बार उसमें प्रेशर कम होता है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? जो आपकी वाटर सप्लाई वाले हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो उसके लिए पहले उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर भी बेटा जितने भी फंक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्लड पे डिपेंड करते हैं। तो ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज के थ्रू, तो उसको भी हमें स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए भी उसकी नॉलेज, हमारे फ्लूइड की नॉलेज होना ज़रूरी है कि उसका प्रेशर कैसे चेंज होता है, उसकी डेंसिटी कैसे चेंज होती है और उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, फ्लूइड जो मैकेनिक्स है, जो फ्लूइड के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके अंदर बहुत डॉक्टर्स, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, राइट। मतलब क्योंकि डॉक्टर्स को स्टडी करना था इसको, तो इसलिए शायद उन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। तो हम लॉज पढ़ेंगे जो फिजिक्स के अंदर डॉक्टर्स ने दिए हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। फ्लूइड क्या होता है? सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड्स, समथिंग which flows is called fluids। यानी कि लिक्विड एंड गैसेस, इनको हम मिला के फ्लूइड्स बोलते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब बेटा कई लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, हमें तो ये सब पता है, हम आगे चलते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। हर छोटी से छोटी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अंदर ये जो फ्लूइड का टॉपिक है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी फिजिक्स में आपको टॉपिक का फील आना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर स्पेशली कई बच्चे सोचते हैं कि फार्मूला से हम इसका आंसर निकाल देंगे क्वेश्चन का। बेटा ऐसा नहीं होगा, अनलेस ही आपको अच्छे से समझ आया, आप इसका कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको इसको अच्छे से ऑब्जॉर्व करना है, राइट। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। फ्लूइड इज समथिंग विच फ्लोज। अब थोड़ा देखना ध्यान से, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में क्या डिफरेंस होता है। आई नो क्लास 8 से आप पढ़ते आए हो, हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं 1 मिनट का। सॉलिड के अंदर बेटा क्या होता है, ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सॉलिड हो गया सपोज, तो बेटा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, ये फिक्स्ड पोजीशन है इनकी। बस क्या करते हैं, ये थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, उनकी लोकेशन फिक्स्ड है, लेकिन वहां वो वाइब्रेट कर सकते हैं, उनकी लोकेशन नहीं चेंज हो सकती। जबकि लिक्विड के अंदर क्या होता है, अगर हम लिक्विड की बात करें बेटा, लिक्विड के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, लेकिन उनकी लोकेशन फिक्स नहीं होती। वो एक दूसरे के अराउंड घूम सकते हैं, ना उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ सकता है और ना ही उनके बीच का डिस्टेंस इजीली कम हो सकता है, राइट। क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो इससे क्या होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के अराउंड घूम सकते हैं, इसीलिए लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। दैट इज वाई लिक्विड डज नॉट हैव एनी शेप। अगर आपसे कोई पूछे वाई लिक्विड हैज पर्टिकुलर वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम तो होता है ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो लिक्विड का वॉल्यूम क्यों होता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को और पास पुश नहीं किया जा सकता,
राइट। और ऐसा नहीं है कि लिक्विड को आप फ्री छोड़ोगे तो वो फैल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। लेकिन गैसेस के अंदर क्या होता है, गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती और उनके बीच का डिस्टेंस भी जो है वेरी कर सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इसीलिए लिक्विड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यस, फोर्स लगा के तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि गैसेस को काफ़ी कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उनके बीच में काफ़ी गैप होता है, तो उसको आप कम कर सकते हो और वो गैप बढ़ भी जाता है। अगर आप गैस को खुला छोड़ दो तो गैस पूरे रूम में फैल जाएगी। तो बेटा गैस का कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम भी नहीं होता, राइट। ओके, सो अब हम चलते हैं, ये आपको आई नो बेसिक आपको पता था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो क्लास 9 10 तक की डेफिनेशन हो गई। अब आगे चलते हैं जो हम 11th में यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। सॉलिड है, सपोज ये सॉलिड है, अगर आप इधर फोर्स लगाते हो सॉलिड को, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग फोर्स। तो सॉलिड जो है बेटा वो क्या करता है, इस शेयरिंग फोर्स को रेजिस्ट करता है। आप एक नोटबुक लो, नोटबुक को थोड़ा सा पुश करो तो नोटबुक थोड़ा ऐसे हो जाएगी, लेकिन अगर आप छोड़ोगे तो वो वापस अपनी जगह आ जाएगी, राइट। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग फोर्स। ये पिछले ही चैप्टर में हमने किया था सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। तो अब अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड में ऐसा नहीं होगा। अगर लिक्विड को आप फोर्स लगाओगे लिक्विड तो फ्लो कर जाएगा, राइट। आप एक कंटेनर लो, उसमें पानी भरो, अपना हाथ उस पानी के टॉप लेयर पे टच करो और अपने साथ लेके चलो, वो टॉप लेयर आपके साथ साथ फ्लो करना शुरू कर देगी और वो वापस नहीं जाएगी। तो यानी कि जो लिक्विड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लिक्विड कैन नॉट resist shear stress। लिक्विड जो है वो शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इसका आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखनी है, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। लिक्विड्स का शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, बिकॉज इट कैन नॉट रेजिस्ट द शेयर स्ट्रेस। इसी की वजह से लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है। हमने जब सॉलिड पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में लेंथ चेंज होती है, बल्क स्ट्रेस में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन शेप चेंज नहीं होती। शेप किस में चेंज होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस में, शेयरिंग स्ट्रेस में। तो शेयरिंग स्ट्रेस जब लगेगा तो शेप चेंज होगी, राइट। ओके, तो फ्लूइड के बारे में अब हमने टेक्निकल डेफिनेशन आप बोल सकते हो, यस फ्लूइड इज समथिंग विच फ्लोज। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी, सर जिसका शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जीरो होता है, यानी कि वो शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर सकता। बेटा ध्यान से समझना इसका। ओके, सो दिस वाज योर फ्लूइड। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहली जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। सर ये क्या लिक्विड की, क्या ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी नहीं होती? बिल्कुल होती है, इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं इसको, डेंसिटी को। डेंसिटी मतलब रो। रो कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको आप मास डेंसिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे चार्ज डेंसिटी, बहुत सारी डेंसिटीज आएंगी, वेट डेंसिटी भी होता है, तो इसीलिए मास डेंसिटी आपको समझ आना चाहिए। वैसे डेंसिटी होता है जनरली, अगर डेंसिटी लिखा होगा तो मास अपॉन वॉल्यूम ही होगा। ओके, सो डेंसिटी कैसे डिफाइन की जाती है? रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके यूनिट क्या बन गए बेटा? इसके यूनिट बन गए केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे यूनिट के इसके क्या बन जाएंगे? केजी पर मीटर क्यूब। एंड इसके सीजीएस यूनिट क्या बन जाएंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको कई बार ग्राम पर सीसी भी लिखा जाता है। ग्राम पर सीसी भी इसको लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 to the power 3 ग्राम पर सीसी। 1 kg पर मीटर क्यूब इज 10 to the power 3 ग्राम पर सीसी। आपको याद होना चाहिए, काफ़ी कन्वर्जन यूज होता है। ओके,
अच्छा, इसके अगर हम डायमेंशन लिखेंगे बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, अगर हम इसके डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम यानी m अपॉन एल क्यूब। सो कितना आ गया, ml-3। तो ये इसके डायमेंशंस बन जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो है रिलेटिव डेंसिटी। ये डेंसिटी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है रिलेटिव डेंसिटी। सर ये क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी बेटा रेशो होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। रिलेटिव डेंसिटी आर डी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बेटा हर चीज की सिग्निफिकेंस होती है, आपने देखा मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर की डेंसिटी भी बेटा चेंज होती रहती है। यस, नेकेड आई को तो विजिबल नहीं होगा, हमें तो लगता है कि वाटर चाहे गर्म है या ठंडा है एक जैसा है, लेकिन बेटा उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रेशो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, नो यूनिट्स, क्योंकि रेशियो है, नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ना इसके कोई यूनिट है और ना ही इसके कोई डायमेंशंस हैं। इसमें आपको एग्जांपल देता हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13.7। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी जो होता है बेटा वो 13.7 होता है। इसको समझना बेटा, आपको इसको फील करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन के अंदर एरर कर दोगे। जब तक आपको फील नहीं हुआ इतनी सारी चीज़ें याद रह ही नहीं सकती पॉसिबली। तो इसके लिए इसको फील करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.7। एक्सक्यूज मी, इसका मीनिंग क्या है? अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा इसका मतलब क्या हो गया, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, रो ऑफ एच जी, इसको मैं ऊपर वाले को लिख लेता हूं, रो ऑफ एच जी इक्वल्स टू 13.7 इंटू वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो 10⁻³ होती है, kg पर मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी ऑफ जो मर्क्यूरी है वो इतनी आ गई, 13.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसको थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपको इसको यूज करना आसान रहे आगे। बेटा एक एक चीज फील करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो मैंने बोला डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितनी है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर डेंसिटी वाटर की 1 होती है या 1000 होती है या 100 होती है? वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ उसको रट्टा लगाया। अब उसको फील करो बेटा, kg पर मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है, अगर आप एक मीटर क्यूब का रेजरवायर बनाते हो, रेजरवायर का मतलब कंटेनर, मान लो एक आपने रेजरवायर बनाया 1 मीटर का, 1 मीटर बेटा इतना होता है। अब आप सोचिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ लिया, 1 मीटर विड्थ लिया और 1 ही मीटर डेप्थ लिया, तो एक ऐसा कंटेनर लिया, अगर उसको पानी से हम भर देंगे तो उस पानी का जो मास आएगा वो कितना आएगा, 10⁻³ kg आएगा, राइट। यानी कि 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 1 मीटर 1 मीटर और ये 1 मीटर। अगर इस डेंसिटी ऑफ मर्करी देखो कितनी आई है, 13.7 इंटू 10⁻³, राइट। इसका मतलब बेटा अगर इस कंटेनर को देखो डिफरेंस कितना है, अगर इस कंटेनर को वाटर से भरेंगे तो 1000 किलो निकलेगा वाटर, लेकिन अगर इसी कंटेनर को आप मर्करी से भर दोगे तो मर्करी कितना होगा,
13,700 kg, राइट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मर्करी इज मच मोर एज कंपेयर टू वाटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसको ऐसे फील करोगे तो गलती नहीं होगी, फिर आप जीरोज में कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, अब इसका थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, एक दो सिंपल डेंसिटी के क्वेश्चंस, ताकि आपको इसका फील थोड़ा सा आए। क्वेश्चन क्या कहता है, टू लिक्विड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम V are mixed with each other. If density of one liquid is ρ1 and the other liquid is ρ2, then find the density of the मिक्सचर की डेंसिटी फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये कहते हैं एक कंटेनर हमने लिया, इसमें V वॉल्यूम है, एक ये दूसरा कंटेनर है, इसमें भी V वॉल्यूम है, दो लिक्विड है, उनका इक्वल वॉल्यूम है V। इसकी डेंसिटी मान लेते हैं ρ1 है और इसकी डेंसिटी ρ2 है। अब बेटा इसको मान लेते हैं बड़े कंटेनर में हमने मिक्स कर दिया, तो V और V मिक्स होकर कितना बन जाएगा, 2V बन जाएगा। अब ये बोलते हैं जो मिक्स करने के बाद लिक्विड बना है उसकी डेंसिटी कितनी होगी, राइट। अब डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं बेटा इसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं ρ। अब ρ किसके इक्वल होगा, ρ होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब बेटा टोटल वॉल्यूम तो पता ही है, इसको m मान लेते हैं, वॉल्यूम तो मुझे पता लग गया 2V। अब मास कितना है, मास नहीं पता। अब इसका लिक्विड का मास ले लेते हैं सपोज m1 और इस लिक्विड का मास हम ले लेते हैं m2। तो बेटा m1 कितना आ गया, अब m1 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास V ρ1 एंड m2 कितना आ जाएगा, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो V ρ2। तो टोटल मास कितना आ गया बेटा m1 प्लस m2, यानी कि कितना आ गया V ρ1 प्लस V ρ2। ओके, अब इसमें पुट कर दो बेटा, ρ इक्वल्स टू m की वैल्यू पुट कर देते हैं, V ρ1 प्लस V ρ2 अपॉन 2V। तो आप देख सकते हो क्या आंसर आ गया, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2, ये आ गया आपका ρ की वैल्यू, राइट। ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। अब कोई सोचेगा सर ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, एवरेज ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी ρ1 इसकी ρ2, जब इसको मिक्स करेंगे तो डेंसिटी ρ1 प्लस ρ2 ही आएगी, अपॉन 2 आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये प्रोसीजर जो होते हैं वही फिजिक्स होती है, ठीक है। तो प्रोसीजर को फॉलो करना है। ओके, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो खुद ट्राई करना। मैं इसको थोड़ा सा आप रिपीट करके देख भी सकते हो, राइट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, अगर आपको लगे तो आप खुद सॉल्व करना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि आपने m kg लिक्विड लिया ρ1 डेंसिटी वाला और m kg लिक्विड लिया, m kg ρ1 डेंसिटी वाला लिक्विड लिया है और m ही kg ρ2 डेंसिटी वाला लिक्विड लिया है। अब आपने इसको मिक्स करके एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, राइट। इसको मिक्स किया हमने और मिक्स करके इसको बड़े कंटेनर में डाल दिया। तो बेटा टोटल मास कितना हो जाएगा 2m, लेकिन वॉल्यूम नहीं अब हमें दिया गया। अब इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V है। अब इसका जो वॉल्यूम होगा V किसके इक्वल होगा, इसके वॉल्यूम मान लो V1 है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2 है,
राइट। अब आपको क्या निकालना है, डेंसिटी फाइंड करनी है। अगर आपको समझ आ गया आप खुद ट्राई कर सकते हो पॉज करके। तो बेटा लेट अस सी V1 कितना होगा, V1 इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन रो वन, एंड V2 कितना आ जाएगा m अपॉन रो टू। ओके, सो V इक्वल टू कितना आ गया, V1 प्लस V2। ये जो आपने इसको मिक्स करके ये लिक्विड बना है, इसका वॉल्यूम V है ना, वो किसके इक्वल होगा बेटा, V1 प्लस V2 के। तो V इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, m बाय रो वन प्लस m बाय रो टू। तो इसको m कॉमन ले लो बेटा, क्या बन गया, रो वन प्लस रो टू अपॉन रो वन रो टू, रो वन प्लस रो टू अपॉन रो वन रो टू। ये तो आपका वॉल्यूम आ गया। तो डेंसिटी कितनी आ गई बेटा, रो, इसकी डेंसिटी, इसका मास 2m अपॉन वॉल्यूम, ये जो हमने निकाला है बेटा m इंटू रो वन प्लस रो टू अपॉन रो वन रो टू। तो देखो इसके अंदर आंसर डिफरेंट आया है। तो बेटा मगिंग से काम नहीं चलेगा, रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा। इसमें आंसर देखो, रो वन, रो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। तो जो लिक्विड बनेगा नया, उसकी डेंसिटी इतनी होगी। तो देखो डेंसिटी पे भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके बनाए जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली दे कैन बी आस्क्ड, राइट। कुछ लोगों को का मैथ्स अच्छा होता है बेटा, कुछ लोग फास्ट होते हैं जो सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो आपको प्लीज़ इसको ध्यान से देखना चाहिए, राइट। स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से होगी, राइट। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप स्किप कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, फिर आप आगे जा सकते हो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर, राइट। प्रेशर बट ऑफ कोर्स आप लोगों को पहले इसका थोड़ा आइडिया दिया गया है। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रेशर ऑफ कोर्स फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, राइट। अब इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, मान लेते हैं बेटा ये एरिया है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया F ऐसे, मान लो थीटा एंगल पे, ये आपका एरिया A है। तो थीटा एंगल पे आपने फोर्स लगा दिया F। बेटा अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये थीटा और ये F साइन थीटा। तो बेटा जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है फोर्स का, यानी कि वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, वही प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है, वही प्रेशर का रीजन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब हम इसको क्या लिखेंगे, F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। सो प्रेशर किसके इक्वल होता है, F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, राइट। यानी कि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको लेना है। अभी तक ये मैटर नहीं करता था, क्योंकि इतना ध्यान से हम, मतलब इतना टेक्निकल चीज़ें अभी तक हम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ें समझनी है। तो प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया, राइट। जो ये फ्लूइड्स हैं, इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है बेटा, फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, बेटा आपको प्रेशर की फील आना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ आना चाहिए कि प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको सिंपल सा टेस्ट बताता हूँ। अगर आपसे, आप ये लेक्चर देख रहे हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर प्रेशर क्या होता है, आप अपने आप से पूछो व्हाट इज़ प्रेशर, और अगर आपका आंसर आता है सर प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, और उसके बाद आपको नहीं पता, तो दिस मीन्स आपको प्रेशर का फील नहीं आया है। आपको इतना सा नॉलेज से काम नहीं चलेगा बेटा। यू शुड बी एबल टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 2 to 3 to 5 मिनट तक आपको इतना पता होना चाहिए प्रेशर के बारे में। तो आज हमने वही करना है, ठीक है, डोंट वरी, अभी हो जाएगा। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर, फ्लूइड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं, अभी तो हम वैसे लिक्विड्स पढ़ रहे हैं तो लिक्विड्स की ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन ये गैसेस के लिए भी बेटा ट्रू है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो लिक्विड क्या करता है बेटा, उसके हर सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। लिक्विड हर सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। इस ऑब्जेक्ट के हर सरफेस पे लिक्विड जो है परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। अब थोड़ा सुनना बेटा, ज़्यादातर लोग ये स्किप कर देते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, राइट।
तो जो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको ये समझना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मुझे क्या पता, वाई शुड आई बिलीव कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, फोर्स एंगल पे क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सर फोर्स एंगल पे क्यों नहीं हो सकती? बेटा इसको भी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, बट वो पार्ट ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि इसके बिना सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है बेटा फ्लूइड की। अगर मान लेते हैं, देखना ध्यान से, अगर अगर इसके ऊपर मान लो लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। हम कुछ मान लेते हैं और उसके बाद प्रूव करेंगे कि अगर इसको मानेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर कैसे होगा देखना। मान लेते हैं लिक्विड ने फोर्स ऐसे लगाया, बेटा अगर लिक्विड ने फोर्स ऐसे लगाया, उसके दो कंपोनेंट बन गए, ठीक है, एक ऐसे और ऐसे, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाता हूं ताकि आपको पॉसिबल दिखाई दे जाए। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा और लिक्विड ने फोर्स ऐसे लगा दिया। बेटा अगर लिक्विड ने ऐसे फोर्स लगाया है तो लिक्विड पे भी ऐसे फोर्स लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर बेटा लिक्विड इसको ऐसे पुश कर रहा है तो ये भी तो लिक्विड को ऐसे ही पुश करेगा, ऑब्जेक्ट भी तो लिक्विड पे वापस फोर्स लगाएगा। अब उस फोर्स के बेटा दो कंपोनेंट बन गए, राइट। एक कंपोनेंट तो ऐसे बन गया परपेंडिकुलर और एक बन गया पैरेलल, यानी कि एक कंपोनेंट लिक्विड के पैरेलल आ गया। पैरेलल कंपोनेंट टू द लिक्विड मतलब शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस अगर आएगा तो लिक्विड को फ्लो करना चाहिए, लेकिन ये लिक्विड तो फ्लो कर ही नहीं रहा। इसका मतलब हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत है। हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है कि लिक्विड के ऊपर, लिक्विड जो फोर्स है वो एक एंगल पे लगाता है। मैंने क्या प्रूव किया कि लिक्विड 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगाता है, राइट। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं लिक्विड ने एंगल पे फोर्स लगा दी, ये लिक्विड ने फोर्स लगाई, फोर्स बाय लिक्विड, और ये क्या होगी, फोर्स बाय ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन रिएक्शन हो गया ना, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर लिक्विड इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो बेटा ऑब्जेक्ट भी लिक्विड पे फोर्स लगाएगा, रिटेलिएट करेगा ऐसे। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट की फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट बन गए। अगर ये वाला कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट तो लिक्विड के पैरेलल हो गया ना, और हमने अभी पढ़ा कि अगर लिक्विड के पैरेलल फोर्स लगेगी, उसके सरफेस के पैरेलल फोर्स लगेगी तो बेटा लिक्विड फ्लो करेगा। लेकिन क्या ये लिक्विड फ्लो कर रहा है? लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। तो यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर ही लग रही है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी से भी ये पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फ्लूइड क्या करता है बेटा, जो भी ऑब्जेक्ट आप फ्लूइड के अंदर रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगी प्रेशर की वजह से, राइट। यानी कि फ्लूइड के अंदर हर जगह पे प्रेशर होता है। अब बेटा इस फ्लूइड में हर जगह पे प्रेशर है, हर पॉइंट पे हर जगह पे प्रेशर है। प्रेशर होने का मतलब है, अगर प्रेशर, जहां पर प्रेशर है वहां पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कैसी होगी, उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब बेटा यहां पर भी प्रेशर है, राइट, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी हम इसके बाद करेंगे। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका मीनिंग क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, दिस इज अ मोबाइल फोन, तो बेटा उस प्रेशर की वजह से इस सरफेस पे ऐसे फोर्स लग रही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर इनटू ये वाला एरिया। अब इस तरफ भी फोर्स लग रही है बेटा, यहां पे प्रेशर इनटू एरिया, और नीचे से भी फोर्स लग रही है। फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, राइट। यानी कि बेटा अगर किसी फ्लूइड में, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है, अब मैं लिक्विड बोलूंगा क्योंकि ज्यादातर हम लिक्विड के बारे में बात करें। तो अगर बेटा लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, चाहे किसी भी शेप का हो, मान लो ऐसी शेप का रखा, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे। फोर्स को हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगना है, फोर्स को हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगना है। कैसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, या आपको डिफरेंट शेप्स बनानी चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए बेटा। इसीलिए क्योंकि अब आप देखो फ्लूइड जो है या लिक्विड जो है हर पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है,
इसलिए जब भी किसी चीज़ को परफेक्ट राउंड करना होता है उसको किस में डाल देते हैं, लिक्विड में डाल देते हैं। तो लिक्विड चारों तरफ से फोर्स लगा के उसको परफेक्टली राउंड कर सकता है, राइट। क्योंकि लिक्विड जो है वो हर पॉइंट से, या फ्लूइड गैस भी हर पॉइंट पे फोर्स लगाने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर, दैट जो आपका लिक्विड है, लिक्विड के अंदर प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से हर जगह पर अब ऐसा नहीं है कि सर क्या ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा इसके अंदर, नहीं। अब ये लिक्विड बेटा इधर भी फोर्स लगा रहा है, हर जगह पे फोर्स लग रही है। वॉल्स ऑफ द कंटेनर, लिक्विड उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है इसी को ही प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रेशर इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन द एरिया। ओके, अब इस प्रेशर के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं क्या क्या है। तो बेटा इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या बोल देते हैं, पास्कल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, राइट। और इसका एक और यूनिट होता है एटीएम, 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको 1.01 को कई बार हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, तो ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कई बार लिया जा सकता है, ठीक है। और एक और ये 760 mm ऑफ मर्क्यूरी भी इसको बोलते हैं, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका क्या मतलब है, बिल्कुल ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, ये तो सीधा ही हो गया ऐसा यूनिट सर, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हमने बोल दिया पास्कल। ओके, अब यहां से थोड़ा सा शायद आप सबको ये सब चीज़ें शायद पता थी, बट अगर नहीं पता थी तो अब आपको पता लग गया। लेकिन ये जो मैंने बताया है बेटा ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, बेटा इन टॉपिक्स का काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको अच्छे से करने चाहिए, ठीक है। रिलेटिवली और टॉपिक्स में काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, लेट अस सी। ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लिक्विड में क्या प्रेशर चेंज होगा, और अगर होगा तो कितना होगा और क्यों होगा। ये कंटेनर है बेटा। अब यहाँ पे हमें न्यूटन लॉज अच्छे से लगाने आने चाहिए। इस कंटेनर के अंदर मैंने एक और कंटेनर डाल दिया। नहीं बेटा ये कंटेनर नहीं डाला है, आपको याद रखना है दिस इज नॉट ए कंटेनर। मैंने इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का ही कुछ पोर्शन मैंने कंसीडर कर लिया, इस लिक्विड का कुछ पोर्शन मैंने अज्यूम कर लिया, उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा एक तो ऊपर से फोर्स लग रही है, F1 लिख देते हैं इसको, यहां से एक और नीचे से फोर्स लग रही है F2, और इस लिक्विड का वेट यानी कि mg, ये तीन चीजें इस पे एक्ट कर रही हैं, राइट। लिक्विड के अंदर एक मैंने लिक्विड का ही कंटेनर, लिक्विड का ही हिस्सा अज्यूम कर लिया, राइट। हम कितने भी ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं ना, हमने लॉज ऑफ मोशन में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो इतना हिस्सा लिक्विड का मैंने कंसीडर कर लिया। तो बेटा इसके ऊपर एक तो ऊपर से फोर्स लग रही है F1, एक नीचे से फोर्स लग रही है F2, प्रेशर की वजह से। मैंने आपको बताया लिक्विड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उस पर हर डायरेक्शन से फोर्स लगती है। सर हॉरिजॉन्टल में भी लग रही होगी, यस, लेकिन मुझे वेरिएशन वर्टिकली देखना है विद डेप्थ, राइट। तो बेटा और कोई फोर्स लग रही है, नो। F1 मान लेते हैं ये एरिया है A, एरिया ऑफ प्रोसेक्शन A ले लिया मैंने, ठीक है। अब बेटा ये जो
जितना ये जो लिक्विड है, ना ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है और ना ही ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। सो द एलिमेंट्री सिलेंडर जो मैंने अज्यूम किया है इज इन इक्विलिब्रियम, ये जो है इक्विलिब्रियम में है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं बेटा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 0, यानी कि F1 प्लस mg माइनस F2 इक्वल्स टू 0। F1 प्लस mg माइनस F2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से mg की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? mg इक्वल्स टू कितना आ गया? F2 माइनस F1। अब बेटा मान लेते हैं इस लिक्विड की डेंसिटी रो ले ली हमने, ठीक है। अब मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सपोज की हाइट भी मार्क कर देते हैं, हाइट इज h। तो वॉल्यूम हो गया बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना, तो इसको हम लिख दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन्हीं को फंडामेंटल्स बोलते हैं बेटा। लोग कहते हैं ना साइंस पढ़ने के लिए बेसिक्स करेक्ट होने चाहिए, ये बेसिक्स यही होते हैं। पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर कितना बन गया बेटा? ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए इंटू एच आपका बन गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो जी इक्वल्स टू F2 कितना हो गया? P2A माइनस P1A। इस जगह पर मान लेते हैं प्रेशर कितना था? P2, और यहां पर हमने मान लिया प्रेशर P1। तो बेटा A तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया? P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H रो जी, यानी कि P2 इस जगह पे प्रेशर जो है वो P1 पॉइंट के प्रेशर से, यानी कि इस जगह के प्रेशर से, यानी कि P1 प्रेशर से, नॉट पॉइंट। यहां पर मतलब जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं प्रेशर बढ़ रहा है, H रो जी, राइट। H क्या हो गया? डेप्थ हो गया। रो क्या हो गया बेटा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और G क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेंस एज वी गो डाउन इन ए लिक्विड, आप गैस भी लिख सकते हो, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है। और अगर हमने दो पॉइंट्स लिए जिनके बीच में कितना गैप है? h, उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस h है, तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? H रो जी। रो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जी क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि लिक्विड में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। अब बेटा ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल रीजन। अगर कोई बोले सर फिजिकल रीजन क्या है? फिजिकल का मतलब फिजिक्स का रीजन, ये तो मैथ से हमने निकाल दिया। फिजिक्स का रीजन ये है कि अब देखो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे लिक्विड जो है वो क्या होता है? लेयर्स होते हैं लिक्विड की, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। तो अगर आप इसको लेयर्स मान लो तो बेटा नीचे वाली लेयर्स के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, राइट। तो आप देख सकते हो, तो ये टॉप लेयर, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके नीचे वाली लेयर पे एक लेयर आ गई, उससे नीचे वाली पे 2 लेयर्स आ गई। तो लोड बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो लोड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसीलिए लिक्विड जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं उसमें प्रेशर बढ़ रहा है। सर अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो तो अगर G 0 है तो प्रेशर सेम हो जाएगा बेटा। अगर हम इस कंटेनर को स्पेस में लेके चले जाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें नीचे की तरफ जाते हुए प्रेशर बढ़ेगा नहीं, प्रेशर सेम रहेगा, राइट। तो ये हमने कंक्लूड कर लिया। अब इसमें से एक दो चीजें और निकालते हैं। क्या चीजें निकालनी है? सुनना ध्यान से। नाउ इफ, राइट, ये मान लेते हैं इसको पॉइंट को M लिख देते हैं यहां पे, और ये रीजन लिख देते हैं N, ये M और ये N। इफ M एंड N आर एट द सेम लेवल, अगर ये सेम लेवल पे होंगे तो क्या होगा? दिस मीन्स P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 0। ये बेटा पास्कल्स लॉ है, राइट। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ, दिस इज
दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। बेटा पास्कल के दो लॉज हैं, एक और भी आएगा बाद में। दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि जो पॉइंट सेम डेप्थ पे होंगे लिक्विड के अंदर, उन पॉइंट्स पे प्रेशर जो है वो सेम होगा। यानी कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लो इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ये कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये सारे पॉइंट सेम डेप्थ पे हैं, तो इन सब पे प्रेशर जो है वो सेम होगा, राइट। दिस इज पास्कल्स लॉ। लिख लेते हैं बेटा यहां पे हम। पास्कल लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पॉइंट्स which are at the same depth have the same pressure। हम इसको यही हमने अप्लाई करना है बेटा, इसके ऊपर आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे। तो अगर एक कंटेनर है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, मान लो इसमें लिक्विड है यहाँ तक, तो बेटा आप एक ये दो लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ मैं, लाइन 1 और ये लाइन 2। मान लेते हैं पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ के प्रेशर लिख देते हैं, P4 इक्वल्स टू P5 इक्वल्स टू P6 इज ग्रेटर देन P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, राइट। तो दोनों चीजें हमने रिवाइज कर ली। एक्सक्यूज मी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे किसी भी लिक्विड के अंदर, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एंड जो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे उन सब पे प्रेशर जो है वो सेम होगा, राइट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एंड दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पास्कल्स लॉ। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, आपको दो टाइप के प्रेशर पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, थोड़ा ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड हमने फिल कर दिया, राइट। बेटा ये जो पॉइंट है यहां, इस पॉइंट पर इसको मान लेते हैं A, और एक ये पॉइंट मान लेते हैं B। ध्यान से देखना बेटा, A पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा? बेटा A पॉइंट है एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ये टॉप लेयर है लिक्विड की, तो बेटा यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, राइट। तो जो भी लेयर, जो भी एरिया एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड होता है बेटा, उस वहां पे कितना प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जिस रूम में आप पढ़ रहे हो वहां पे कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। आपने दिन में दरवाजा खोला और विंडोज खोली तो अंदर का और बाहर का प्रेशर सेम हो गया, तो अंदर और बाहर प्रेशर सेम है, यानी कि जो भी चीज एटमॉस्फेयर को ओपन है वहां पर कितना प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एट A इक्वल्स टू हम लिख देते हैं PATM। तो प्रेशर एट B कितना हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा प्रेशर एट B निकालना है। मान लेते हैं ये H हाइट है, A से लेके B तक, आप इसको डेप्थ भी बोल सकते हो। तो बेटा अभी हमने पढ़ा PB माइनस PA इक्वल्स टू H रो जी। तो यानी कि PB कितना आ गया? PA प्लस H रो जी। तो बेटा PB कितना आ गया आपके पास? PA कितना था? PATM प्लस H रो जी। ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। दिस वैल्यू PATM प्लस जो लिक्विड ने प्रेशर लगाया उसको हम टोटल को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन ये जो H रो जी आया है इसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कितना ज़्यादा या कितना कम है उसको हम बोलते हैं बेटा गॉज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेट प्रेशर जितना है, वैसे नेट प्रेशर सही वर्ड नहीं है, इस जगह पर कितना प्रेशर है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन अगर बोलें गॉज प्रेशर बताओ, तो गॉज का मतलब क्या है, इस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कितना प्रेशर है उसको हम गॉज प्रेशर बोलते हैं। जैसे यहां पर कितना हो गया, एच रो जी, एच रो जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो यहां पर गॉज प्रेशर कितना आ गया, एच रो जी। बाकी हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन से आपको यू विल अंडरस्टैंड। फाइंड द, ये भी बेटा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर at a depth of 1000 meter, at a depth of 1000 meter. Also find the net force, also find the net force on a window of 20 centimeter by 20 centimeter, यानी कि विंडो की बेटा डायमेंशंस दे दी 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। रो ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg per meter cube, PATM equals to 10 to the power 5 Newton per meter square, and acceleration due to gravity is G 10 meter per second square, right? अब let us try to understand। ये कहते हैं, ये मान लेते हैं ओशन है, ये टॉप लेयर होगी, हमें कितना नीचे जाना है, 1 किलोमीटर नीचे, यानी कि 1000 मीटर, ये 1000 मीटर नीचे हमने जाना है। इस जगह पे बेटा हो सकता है और भी गहरा हो, राइट? अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आई रेड समवेयर की कई जगह पर गहराई 20 किलोमीटर तक है नीचे, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पानी हमारे पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूजेबल नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है, राइट? तो खैर इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। तो पहले एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि यहाँ प्रेशर कितना है, देखो यहाँ तो हो गया बेटा पी नॉट, या PATM लिख लेते हैं, PATM प्लस एच रो जी, PATM प्लस एच रो जी। ओके, P एब्सोल्यूट कितना आ गया हमारे पास, PATM बेटा कितना हो गया 10 to the power 5 प्लस H 1000, डेंसिटी 10 to the power 3 इंटू 10। अगर इसमें से मैं 10 to the power 5 कॉमन ले लेता हूं तो बेटा कितना बन गया, 3 4 5, यानी कि 101 बन गया। तो बेटा 101 ATM, यहां पर कितना प्रेशर है, 101 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया यहां पे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 101 टाइम्स या 100 भी उससे ज़्यादा, राइट? तो 101 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ओके, अगर बेटा P गॉज बताना है तो यानी कि 101 ATM तो एब्सोल्यूट हो गया, इसमें से क्या करना है, PATM माइनस कर देना है, और PATM कितना है बेटा 1 ATM, तो कितना आ गया 100 ATM, ये आपका गॉज प्रेशर हो गया, राइट? 100 ATM, राइट? तो आप देख सकते हो जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो लेट अस सी थर्ड पार्ट इन्होंने क्या बोला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गॉज प्रेशर क्या होता है। आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा कि क्वेश्चन में गॉज प्रेशर दिया गया है या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर दिया गया है। ओके, अब ये कहते हैं यहां पर कोई ऑल्सो फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए विंडो ऑफ दिस। सर यहाँ पे इतनी नीचे विंडो क्या कर रही है, विंडो ऑफ सबमरीन लिख लो बेटा, यहाँ पे नीचे सबमरीन ही होगी ना, सबमरीन में कोई विंडो है 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। ओके, उस पर नेट फोर्स पूछ रहे हैं बेटा, ये आपकी
विंडो है और ये सबमरीन है, राइट। अब सबमरीन के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm होता है। वैसे क्वेश्चन में लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन में लिख दिया होना चाहिए। सबमरीन नेट फोर्स ऑन ए विंडो ऑफ सबमरीन दिस हुज इंटीरियर इज एट 1 atm। अंदर बेटा 1 atm प्रेशर है, ओके। तो बेटा इधर एक F1 फोर्स लग जाएगी, ये इनसाइड ले लेते हैं, और एक बाहर से फोर्स लगेगी F2। तो नेट फोर्स कितनी आ गई बेटा, नेट फोर्स आ गई बेटा F2 माइनस F1। सर वाई नॉट F1 माइनस F2, क्योंकि बेटा प्रेशर बाहर बहुत ज़्यादा है। बाहर कितना भी आया था हमारे पास प्रेशर, 101 atm। तो बेटा F2 कितना आ जाएगा, 101 atm इंटू एरिया, एरिया ए लिख लेते हैं। F2 कितना हो गया, 1 atm इंटू एरिया। तो बेटा ए कॉमन आ गया, तो ये कितना आ गया, 101 माइनस 1 atm। 101 atm है ना, तो एरिया कितना हो गया, 20 इंटू 20। सो 20 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू ये कितना हो गया, 100 atm इंटू 10 टू द पावर 5, राइट। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो गया बेटा, ये 10 टू द पावर माइनस 4 2, तो कितना आ गया बेटा, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। इतने न्यूटन फोर्स लग रही है, 40,000 kg के इक्वल फोर्स इस पे लगेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए बेटा विंडो ऑफ सबमरीन हैज़ टू बी ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। तो आई होप आपको गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और हम क्यों माने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, राइट। आजकल तो हम आपको पढ़ाते हैं तो सब लोग बच्चे बड़े इजीली सब मान जाते हैं, बट अदरवाइज पहले लोग नहीं मानते थे, उनको प्रूव करना पड़ता था साइंटिस्ट को, यस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, राइट। तो उसका एक दो छोटा छोटा प्रूफ हम देख सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, सुनना बेटा ध्यान से, मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपने कभी सबने किया होगा, आप एक खाली बॉटल लो, मान लो आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया, उसकी खाली बॉटल है, उसको आप अंदर की तरफ ऐसे एयर को सक करो, तो एयर को सक करेंगे तो वो बॉटल क्रश हो जाएगी, राइट। तो आपको लगेगा कि आपने ही उसको अंदर पुल कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आपने उसको अंदर पुल नहीं किया है। जब आपने उस बॉटल को सक किया, ये मान लो ये बॉटल थी, आपने क्या किया, सिर्फ उसके अंदर की एयर निकाल दी है, एयर, बाकी काम किसने किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो उसने उसको क्रश कर दिया। क्योंकि पहले क्या था बेटा, पहले जब आपने इसको एयर ब्लो आउट नहीं की, उस वक्त तो बेटा अंदर भी एयर थी, तो इक्विलिब्रियम था, इसलिए इसकी एक शेप मेंटेन्ड थी। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐसे एयर इसमें से खाली कर दी, तो ये बाहर के प्रेशर की वजह से क्रश हो गया, राइट। सो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। सर हमें फील क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें उसकी आदत है, बचपन से हमें उसकी आदत है, तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से बनी हुई है। अब हम इसको थोड़ा टेक्निकली फाइंड करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, it is the pressure, exerted by the air column above the earth surface एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर कॉलम अबव द अर्थ सरफेस। अब थोड़ा देखना बेटा, इसको हम अभी जो हमने पढ़ा उसी को अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारी अर्थ है बेटा, इसके ऊपर क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, बहुत सारी, ठीक है। अब
जैसे हमने तो वैसे बाउंड्री बना दी है, पर ऐसे एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर ऐसे ख़त्म नहीं होता, ऐसे कोई एग्जैक्ट लेयरिंग नहीं है कि भाई एकदम से इसके बाद आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। चलो हम प्रिडोमिनेंटली मान लेते हैं यहाँ तक है। अब आप थोड़ा सोचो, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि प्रेशर क्या मतलब क्या होता है? प्रेशर का मैंने आपको बताया था बेसिक रीजन क्या होता है। प्रेशर का बेसिक रीजन है कि जो आपके लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, राइट। अगर आपको ध्यान से समझना बेटा, ये भी एक चेक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर का बेसिक रीजन क्या होता है, तो अगर आप उसका रीजन नहीं पता तब आपको उसके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। प्रेशर का बेसिक रीजन होता है कि एयर के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमेशा चलते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हिट करते हैं और वापस जाते हैं। तो जब वो कोलाइड करते हैं तो वो हमारी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, और उसी फोर्स की वजह से ही प्रेशर होता है। तो बेटा जब वैक्यूम है तो वैक्यूम में तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो प्रेशर ही नहीं है। तो बेटा याद रखना ही है, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब बेटा जैसे जैसे हम नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा। सर ये कहाँ से आ गया? अभी हमने पढ़ा किसी भी लिक्विड में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, राइट। तो जैसे जैसे आप सरफेस से नीचे, मतलब यहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आना शुरू करेंगे प्रेशर बढ़ता रहेगा, एंड यहाँ सरफेस पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब आप देख सकते हो सर इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या प्रेशर बढ़ेगा? द आंसर इज यस। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? सॉरी, कम होगा ना, नीचे की तरफ बढ़ा था। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि एयर की डेंसिटी वहाँ पर कम होती है। इसीलिए हिली एरियाज में जाके काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एयर का प्रेशर वहाँ पे काफ़ी कम है। सर इस बेटा अभी भी इसी से भी नहीं आपको सेटिस्फाई होना। अगर आपको इसका रीज़न पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो आप स्किप कर देना। बट अगर हम मान लो हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ हमें प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम इसलिए होती है कि देखो हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, हम बेटा ऐसे करके ब्रीथ करते हैं। हमें लगता है कि हमने एयर को अंदर पुल कर लिया, बेटा एयर अंदर पुल नहीं कर सकते, हमारे अंदर पुलिंग की कैपेसिटी ही नहीं है। हमें लगता है वो अलग बात है। बेटा होता क्या है, जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हम अपने लंग्स को फैला देते हैं। तो जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर ड्रॉप हो गया। बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो बेटा जब आपने लंग्स को ऐसे फैलाया तो लंग्स फैल गए, तो बेटा वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो अंदर प्रेशर जो है वो कम हो गया। तो बाहर क्या है, बाहर की एयर क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पे है तो एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, यानी कि एयर हम अंदर इनहेल कर लेंगे। अब लेकिन जब हम हिली एरिया में जाते हैं तो जब सपोज मैं ऐसे ब्रीदिंग करने की कोशिश करता हूँ, अब मैंने अपना प्रेशर तो कम कर दिया लेकिन बाहर भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है एयर का, तो इससे क्या होगा, उतनी एयर नहीं मिलेगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एयर कम मिलेगी, तो इसका मतलब आपको बार बार एयर को लेना पड़ेगा, यानी कि आपको सांस चढ़ेगा, राइट। दिस इज द रीजन। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी आपको नॉलेज है, अदरवाइज आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, राइट। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर? जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, राइट। यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हमने अभी पढ़ा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, कम होता है, राइट। लेट अस सी, अभी एज आई टोल्ड यू, बट अब तो हमें बता दिया जाता है और हम उसको अच्छे से मान लेते हैं, लेकिन बेटा पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता था। कोई भी चीज़ बतानी हो ना तो उसको काफ़ी क्वेश्चन किया जाता था। अब तो साइंस की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि विश्वसनीयता, यानी कि लोग विश्वास करते हैं ओके साइंस वाले जो बोल रहे हैं, लेकिन पहले बहुत टाइम लगा उसको, बहुत फाइट हुई। ओके, सो लेट अस सी, एक साइंटिस्ट थे बेटा टॉरिसिली, राइट। टॉरिसिली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिवाइस बनाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बेटा बैरोमीटर। बैरोमीटर,
अब बैरोमीटर क्या होता है? देखो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजीनियस आइडिया, ओरिजिनल आइडिया निकाला कि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करूंगा। लेट अस सी, उससे प्रूव भी हो गया कि होता है। लेट अस सी, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छे से समझना है इसको। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको देखनी आएंगी कि कैसे क्वेश्चंस को आपको अंडरस्टैंड करना है। उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें मरकरी डाल दिया, कंटेनर के अंदर मरकरी है, और एक ट्यूब ली, उसमें भी मरकरी है। बेटा ट्यूब के अंदर पूरा मरकरी भर के उसको सील कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, और उसके बाद उसको कंटेनर के अंदर लेके गए ऐसे, और कंटेनर में भी मरकरी है बेटा पूरा, और उसके बाद इसको छोड़ दिया, इसकी सील हटा दी नीचे से जो इसकी सील थी, यहां से बंद था ये, राइट, इसका लिड था मान लो, उसको हटा दिया। अब जैसे ही इसको लिड को हटाएंगे क्या होगा, मरकरी ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। मरकरी ग्रेविटी की वजह से नीचे ऐसे आ रहा है, और लेकिन जैसे जैसे मरकरी बेटा यहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये वाला लेवल जो है वो ऊपर जाएगा ऐसे, दिस लेवल विल गो अप, राइट, ये लेवल क्या करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, जब ये ऊपर जा रहा है, इसको एटमॉस्फेयर ऊपर जाने से रोक रहा है, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स कैसे लगती है, पुश। तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये करें नहीं भाई ऊपर कहाँ आ रहा है, ऊपर नहीं आने देगा। तो एक टाइम आता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, सुनना ध्यान से। अब यानी कि मरकरी यहां आके रुक गया, मरकरी और नीचे नहीं आ पाया, राइट। सो मरकरी ऊपर तक भरा हुआ था और मरकरी नीचे आया, और यहां पे आके मरकरी रुक गया। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बेटा ये जो है, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका वैक्यूम। यहां पे वैक्यूम बन गया क्योंकि हमने इसके अंदर एयर को जाने नहीं दिया, एयर के बबल्स को एंटर करने नहीं दिया। एज आई टोल्ड यू, इसको मरकरी के बीच में ही ले जाके छोड़ा गया। तो जब मरकरी यहां से नीचे आया, कहीं से एयर एंटर नहीं करने दी हमने, तो बेटा यहां पर क्या बन गया, वैक्यूम। आइडली स्पीकिंग यहां पर थोड़े से मरकरी के वेपर हो सकते हैं, राइट, होंगे, थोड़े से होंगे, तो हम ऑलमोस्ट इसको वैक्यूम मान के चलते हैं। और इनका नाम भी टॉरिसिली वैक्यूम बोला जाता है इसको। तो साइंटिस्ट का नाम भी लिख देते हैं जिन्होंने ये बनाया था, टॉरिसिली, राइट। थोड़े स्पेलिंग मुश्किल होते हैं, राइट, टॉरिसिली, राइट, ओके। सो यहां से मरकरी नीचे आया, यहां पे आके रुक गया। अब हम लगाएंगे पास्कल्स लॉ, ध्यान से समझना। एक पॉइंट मैं ये लेता हूं और एक पॉइंट ये लेता हूं, ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, राइट। ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट मान लेते हैं बेटा बी। ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और सेम लिक्विड में हैं, राइट। आप यहां से लाइन ड्रॉ करो, अगर यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ये सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम है, इस लाइन के ऊपर जितने भी होंगे। ऐसे ही हम इस लाइन को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। यहां पे आपको एक और चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। तो यहां तक मैं आ गया, तो यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर सेम है। सर अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लो एक यहां पे, आई डोंट वांट टू ड्रॉ, खराब नहीं करना डायग्राम, अदरवाइज चलो मान लो थोड़ा सा मैं थोड़ा दिखाता हूं। अगर कोई ये लाइन ड्रॉ करता है, यहां पर गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग लिक्विड में आ गए, अलग अलग फ्लूइड में आ गए। ये पॉइंट तो मरकरी में आ गया और ये पॉइंट आपका एयर में आ गया। तो ये पास्कल लॉ के अंदर आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, वैसे हमने करनी है थोड़े क्वेश्चंस के बाद, कि जो लाइन है वो सेम ही लिक्विड के अंदर होनी चाहिए। द लाइन शुड बी इन द सेम लिक्विड, ओके। तो ए एंड बी जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो ए पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पे होगा, बाय पास्कल्स लॉ। बाय पास्कल्स लॉ, P at A इक्वल्स टू P at B। अभी मैंने आपको बताया, जो पॉइंट एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड होता है उस पॉइंट पे कितना प्रेशर होता है, उस पॉइंट पे बेटा प्रेशर होता है P ATM। तो A पॉइंट पर कितना प्रेशर है, P ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब B पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, सर अगर ATM के बराबर है तो यहां पे भी P ATM होगा, यस। लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से निकालते हैं। अभी जो हमने पढ़ा, देखो यहां पर प्रेशर कितना है, 0, क्योंकि वैक्यूम है। अभी एटमॉस्फेयर वाला जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर नहीं याद तो बेटा एक बार वापस जाके देख लेना, क्योंकि यही समझना है। तो यहां पर 0 प्रेशर, और यहां पर अब जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा,
अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर की खास बात है कि ये लेबल्ड है। लेबल्ड का मतलब इसमें मार्किंग हो रखी है 1 2 3 4 ऐसे। तो ये H हो गया, H रो जी। बी पॉइंट पर प्रेशर कितना आ गया, H रो जी 0। और जैसे जैसे लिक्विड में नीचे आते हैं प्रेशर बढ़ता है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना आ गया, H रो जी। तो यानी कि बेटा मुझे H मेजर करना है, रो मेजर करना है, G मेजर करना है। H हमने मेजर किया, ये आता है 76 सेंटीमीटर। जो बैरोमीटर था बेटा, इसमें हमने क्या लिया था, मरकरी, राइट, मरकरी था ये। तो ये हाइट जो आती है वो 76 सेंटीमीटर आती है। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.7 इंटू 10 टू द पावर 3। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर इतना प्रेशर एग्जर्ट करता है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा है अगर आप देखो इसको, राइट। अब आप इसमें देखो मैंने क्या लॉजिक लगाया, पास्कल लॉ कहता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर सेम है। तो मैंने ए का नहीं मेजर किया, मैंने बी का मेजर किया। तो बी का प्रेशर मैंने यहां से मेजर कर लिया। सर यहां प्रेशर 0 प्लस एच रो जी। जैसे जैसे मैं नीचे आया प्रेशर बढ़ा, 0 प्लस एच रो जी। तो एच रो जी और ये किसके बराबर हो गया, प्रेशर एट ए। तो बेटा इसकी वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास पी एटीएम की वैल्यू आई। बेटा अब इसका मीनिंग भी समझ लो, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। अब मैं 1.01 को अप्रॉक्सीमेट करता हूँ, छोड़ता हूँ, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपने एक शीट ली, आप एक शीट लो, अगर आप एक शीट लेते हो ऐसे 1 मीटर बाय 1 मीटर की, तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर कितनी फोर्स लगा रहा है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन। यानी कि 10,000 किलो, 10,000 किलो के बराबर वेट रखा हुआ है, उतनी फोर्स लग रही है। अब एक नॉर्मल आदमी का एरिया फ्रंट से हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली आधा मीटर स्क्वायर तक हो जाता है। तो यानी कि हमारे ऊपर भी 5,000 किलो आगे से फोर्स लगी हुई है, राइट। तो आप थोड़ा सोचो कि इतनी फोर्स, लेकिन हमें महसूस नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमें उसकी आदत है। और देखो इसके ऊपर से भी इतनी फोर्स लगी हुई है और नीचे से भी, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अगर बेटा एक शीट ली जाए ऐसे 1 मीटर स्क्वायर की, ऐसे 1 मीटर स्क्वायर की अगर आप शीट लेते हो, तो उस पर कितना एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन, यानी 10,000 किलो के बराबर, राइट। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो स्ट्रॉ काम नहीं करता। हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब थोड़ा सोचना, इसको अप्लाई करके देखना कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो क्या क्या दिक्कत आती। ऑफ कोर्स हम एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि एयर नहीं होती, तो बट चलो मान लो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी तरीके से। कौन कौन सी चीज़ें काम करनी बंद कर देती है, आप थोड़ा सोच रहे हैं इसके बारे में। ओके, सो बेटा ये हमारा बैरोमीटर था। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको सेकंड लेक्चर में आपको वो सुनाऊंगा। और इसमें आप सोच सकते हो वाई मर्करी वॉज टेकन, YHG। बैरोमीटर की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सुनाऊंगा। आपको मैं बताऊंगा भी कैसे आपको थोड़ा सोचना चाहिए और किस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे साइंस को तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वाई मर्करी सबसे पहले क्योंकि डेंसिटी बहुत हाई होती है। बेटा अगर डेंसिटी लो लेंगे हम, ये नंबर छोटा होगा तो ये हाइट बढ़ानी पड़ेगी। यानी मान लो अगर वाटर का बैरोमीटर हो जाएगा तो वाटर के बैरोमीटर की हाइट इतनी हो जाएगी, क्योंकि बेटा लेफ्ट साइड तो कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है इधर जो भी है, तो इधर तो यही आना पड़ेगा, जी भी कांस्टेंट है। तो बेटा ये 13 वाटर की डेंसिटी ये होगी ना, तो 13.7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा 8-9 मीटर के करीब जो है आपका बड़ा बैरोमीटर बन जाएगा, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो डेंसिटी हाई इज द फर्स्ट रीजन व्हाई मर्करी वाज चोजन। दूसरा, डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स,
जो मरकरी है बेटा वो वॉल्स को स्टिक नहीं करता, ग्लास के साथ चिपकता नहीं है बेटा, ये भी हम पढ़ेंगे क्यों नहीं चिपकता है, राइट। वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, ये आगे जाके आपको पता लगेगा। मरकरी जो है वो स्टिक नहीं करता, मतलब बैरोमीटर में मरकरी ऊपर जाएगा, अब जब ऊपर से नीचे आएगा उसका एक भी ड्रॉप जो है वो ऊपर छूटेगा नहीं, वहीं का वहीं, मतलब उसके साथ साथ आएगा, सारा मरकरी नीचे आएगा। जैसे एक बेटा ग्लास में आप पानी डाल के उसको उल्टा कर दो, उसमें ड्रॉप्स लगे रह जाते हैं, लेकिन मरकरी ऐसा नहीं करता, मरकरी डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स। ओके, थर्ड, ओपेक होता है। ओपेक का मतलब थोड़ा सा डार्किश ग्रे होता है ये, तो इसको देखना, रीड करना इजी है। वाटर होगा तो उसका लेवल तो ग्लास के साथ वो ऑलमोस्ट सेम लगेगा, तो इसलिए उसको रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दीज वर द 3 रीजंस व्हाई मर्करी वाज सिलेक्टेड फॉर द बैरोमीटर, राइट। तो बेटा आज हम यहाँ तक करते हैं, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। सेकंड लेक्चर में हम इसको अप्लाई करेंगे और सेकंड लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके पास्ट एग्जाम्स में भी आए हैं, और प्रैक्टिस करेंगे, और आपको एक दो अच्छी चीज़ें बताऊंगा। आप इसको बेटा थोड़ा ध्यान से समझना फ्लूइड्स को, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस माइट ब्रिंग योर इंटरेस्ट इन फिजिक्स। आई नो सारी चीज़ें हर किसी को अपील नहीं करती हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है फ्लूइड्स। तो आप इसको समझोगे, आपको शायद इसके अंदर बहुत अमेजिंग चीज़ें आने वाली हैं, राइट। ओके, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थिंक हार्डर।